So in this video we are going to discuss about Article 21. Now Article 21 is one of the most important fundamental rights and we will see कि Article 21 जो है वो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है एंड वी विल सी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने कितने ब्रॉड तरीके से किया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड इंडियन जुडिशियरी वो इंटरप्रिटेशन जो इस टर्म का है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वो काफ़ी ब्रॉड तरीके से किया गया है एंड बहुत तरह के जो राइट्स हैं वो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के एम्बिट में इंक्लूड किए गए हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। वी विल ऑल्सो सी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस होता है। वी विल ऑल्सो सी सर्टेन लैंडमार्क जजमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दोज जजमेंट्स ऑल्सो। सो दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट आर्टिकल 21 रीड्स, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Now the first thing we have to see that the person word is used here. Now person word is used simply means कि article 21 का जो right है that is given both to citizens as well as non-citizens. So now when we were studying the basics of fundamental rights, there we saw that there are certain fundamental rights which are available only to citizens, like article 15, 16, 19, 1A. But we also saw that there are certain fundamental rights which are available to both citizens as well as non-citizens, and article 21 is one of the examples जहाँ पे जो ये article 21 का right है वो citizens और non-citizens दोनों को मिलता है। Now another thing is that जो आर्टिकल है वो बहुत क्लियर है कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है वो इट कैन बी डिप्राइव्ड, द पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, बट द मैंडेट इज दैट देयर मस्ट बी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. So a person cannot be deprived of his life or personal liberty without having procedure established by law. But we will see that what is the interpretation of this term procedure established by law. So this is very clear that there has to be procedure established by law, but we are going to see that what is the correct interpretation of procedure established by law, and there we will understand कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है इस टर्म को, जो ये टर्म है procedure established by law, how it has been interpreted, and this is very important thing in article 21 and one of the most landmark judgments of India, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा ये समझाया गया है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी. So now there is difference between procedure established by law and due process of law. These both terms, procedure established by law and due process of law, are two different things. Now this is the first case, like A.K. Gopalan versus State of Madras. यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि किसी का लाइफ और पर्सनल लिबर्टी स्नैच किया जा सकता है if there is procedure established by law. Now procedure established by law simply means कि हर लॉ को बनाने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है. अगर वो प्रोसीजर को करेक्ट तरीके से फॉलो किया गया है, अगर उस प्रोसेस को, प्रोसीजर को करेक्टली फॉलो किया गया है और उस प्रोसीजर को फॉलो करके वी हैव मेक इट, लाइक पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, इफ प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी लॉ बनाते हैं, इफ दैट प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड, तो वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है और उस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से किसी का लाइफ और पर्सनल लिबर्टी स्नैच किया जा सकता है. तो एज वी नो दैट इट इज द जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेट, बट देन व्हेन लेजिस्लेचर इज लेजिस्लेटिंग देयर इज प्रोसीजर, यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स. And the court in the case of A.K. Gopalan versus the state of Madras was very clear that if there is valid procedure, if law जो है वो enact हुआ है प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद करेक्टली, तो फिर वो लॉ वैलिड है एंड दैट लॉ कैन स्नैच द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो इस केस में क्या हुआ था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर एक इंसान को अरेस्ट किया गया था और उस अरेस्ट को कोर्ट ने वैलिड बोला, बिकॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था वो कोर्ट ने बोला कि वो वैलिड तरीके से इनैक्ट किया गया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है एंड दैट विल बी सफिशिएंट. हाउएवर दिस इंटरप्रिटेशन as given in the case of A.K. Gopalan versus the state of Madras, ये फॉलो नहीं हुआ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और A.K. Gopalan versus the state of Madras was overruled in the case of Maneka Gandhi versus Union of India, where the Supreme Court was very clear
that procedure established by law will not be sufficient. Procedure established by law must also be just, fair and reasonable. तो इसको just होना होगा, fair होना होगा और reasonable होना होगा. So the idea, as we get in the case of Maneka Gandhi versus Union of India, that now only procedure established by law will not be sufficient, that procedure established by law should also be just, should also be fair and should also be reasonable. Now remember one thing, that procedure established by law which is just, fair and reasonable is also known as due process of law. Now you find in United States of America, USA Constitution, that due process of law is followed there. So the concept which is followed there is due process of law. In India, the term which is used in Article 21 is procedure established by law. As you can see here, it is procedure established by law. But because the Supreme Court held in the case of Maneka Gandhi that this procedure established by law should be just, fair and reasonable, so after this judgment in Maneka Gandhi case, now in India also the mandate is, the requirement is that there has to be due process. Though the term is procedure established by law, but because that procedure established by law must be just, must be fair and must be reasonable, so in India also now only procedure established by will not be sufficient to snatch the life and personal liberty. The court will see that whether the procedure which is established by law is just, fair and reasonable or not. So that has to be seen. I hope this point is very clear. If you have any doubt, you can ask me, but I think you understand this point. So this is one important thing which we have to keep in mind. This is one important concept Article 21 के अंदर. Now we are going to see कि जो Article 21 के अंदर क्या क्या rights include किए गए हैं. जैसे हम शुरू में I told you कि बहुत तरह के जो rights हैं वो Article 21 के अंदर include किए गए हैं. So what are those rights? So always remember one thing, when we talk about Article 21 and the word life is used, always remember that this word life is construed in very broad terms. So this life is not mere animal existence. It's not mere animal existence. Life under Article 21 is full of glory, and it's of dignity and of worth life, a meaningful life, a dignified life, and not just a kind of animal existence. So life का मतलब आर्टिकल 21 में जो है वो सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि बहुत ब्रॉड और ग्लोरियस टर्म में उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है. तो सबसे पहले जो राइट टू लाइफ है, वी हैव टू नो कि ये ह्यूमन डिग्निटी को इंक्लूड करता है. तो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 विल इंक्लूड ह्यूमन डिग्निटी. नाउ ह्यूमन डिग्निटी इज दिस आइडिया ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, इज दिस आइडिया ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड अ डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस. और सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ सीने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सभी केसेस में कहा है कि ह्यूमन डिग्निटी एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट है राइट टू लाइफ का. सिर्फ इन्हीं 3 जजमेंट्स में नहीं कहा है, बहुत से जजमेंट्स में कहा है, बट यहाँ पे आई हैव गिवन यू रिसेंट जजमेंट्स. ये सब रिसेंट जजमेंट है. नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ सीने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दीज आर रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स. तो ये मेंशन यहाँ पे आई हैव मेंशन्ड दिस जजमेंट्स, बट और भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है. लाइक नवतेज सिंह जोहर में सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, बिकॉज वो जो होमोसेक्सुअल्स कपल थे उनके डिग्निटी के अगेंस्ट था. सिमिलरली जोसेफ सीने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी जो एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करता था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, बिकॉज वो विमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट था. Similarly, National Legal Service Authority versus Union of India में the Supreme Court held very clearly कि right जो है self determination of gender, right to determine own gender is again a very important component of human dignity. तो इस केस में भी ट्रांसजेंडर्स को राइट दिए गए. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 21 का कि ह्यूमन डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, फॉल करता है.
और डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और आर्टिकल 21 का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अ लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी एंड ह्यूमन डिग्निटी एंड नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ लाइक एनिमल एग्जिस्टेंस। So I hope this point is clear. If you have doubt, you can ask me, like you can text me and ask me. Now another important right under Article 21 is right to livelihood. It was held in the case of Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation कि right to livelihood बहुत important aspect है Article 21 का. So obviously if you need to have a meaningful life, a comfortable, a life full of respect, then you must have certain source of earning, and that is why you see here that right to livelihood is considered part of Article 21, and it was held in the case of Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation. Now these are two other like important judgments हैं मुरली देवरा versus Union of India, जिसमें कहा गया था कि पब्लिक प्लेस पे अगर स्मोकिंग होगा तो वो आर्टिकल 21 को वायलेट करेगा, बिकॉज एज यू नो कि स्मोकिंग विल बी इंजूरियस टू हेल्थ, एंड पब्लिक प्लेस पे अगर स्मोकिंग किया जाता है तो ये बाकी लोगों के लिए जो पब्लिक है पब्लिक प्लेस पे उनके लिए काफी डिट्रीमेंटल होगा. तो दैट इज व्हाई इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग is wrong and will be violative of Article 21. Similarly, in the case of प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ये कहा गया कि जो हैंड कफिंग है वो गलत है, दैट विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. और हैंड कफिंग सिर्फ वैसे केसेस में होना चाहिए जहां पे एस्केप का खतरा है. सो व्हेन देयर इज डेंजर ऑफ एस्केप, then only you should use handcuffing, otherwise handcuffing will be against Article 21. So handcuffing will violate Article 21. So this was held in the case of Prem Shankar versus Delhi administration. ये दोनों भी important judgment है Article 21 के context में, मुरली देवड़ा and Prem Shankar versus Delhi administration. Now another important aspect is right to clean environment. So as we know कि clean environment बहुत important है and there must not be pollution in any form. और ये कई सारे judgments में कहा गया है. We have seen two judgments here, MC Mehta versus Union of India and Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India, जहाँ पे कहा गया right to clean environment, pollution free environment is part of Article 21. बट सिर्फ यही दो जजमेंट नहीं है, बाकी भी कई जजमेंट में कहा गया है. यू विल फाइंड सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड देयर आर मेनी अदर जजमेंट जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड मीनिंगफुल लाइफ के लिए ये जरूरी है कि एक क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन सराउंडिंग हो सो दैट वी कैन एंजॉय आवर लाइफ एट इट्स फुल पोटेंशियल. तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. Now right to privacy is also fundamental right under Article 21, and this is very landmark judgment, Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India. This is also popularly known as Aadhaar case or Aadhaar judgment. यहाँ पे clearly सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21. सो नाउ यू कैन सी कि आर्टिकल 21 जो सीधे बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो आर्टिकल 21 बोलता है, तो वी आर लुकिंग कि लाइफ का इंटरप्रिटेशन देखो कितने ब्रॉड तरीके से किया गया है, एंड वी सी कि कितने तरह के राइट्स को लाइफ के अंदर डाला गया है. जैसे प्राइवेसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ right to life, and we saw like बहुत से examples जैसे ये clean environment का we saw livelihood, we saw human dignity. तो all these things are part of Article 21. So I think you are understanding कि कैसे life का interpretation इतने broad तरीके से किया गया है, इतना inclusive तरीके से किया गया है, और कई सारी चीज़ों को include किया गया है. Now another case प्राइवेसी के रिगार्ड में PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोन टैपिंग जो है वो भी वायलेटिव है राइट टू प्राइवेसी का. However, phone tapping can be done in certain cases where it is very necessary, but there are guidelines to be followed, there are various safeguards which are to be followed, there are proper authorities which can allow phone tapping, but ये सारे regulations हैं. इन regulations के बिना, इन guidelines को follow किए गए बिना अगर phone tapping होता है तो that will also violate Article 21. So this is another important case. Now right to sleep peacefully is another important right जो Article 21 के अंदर included है.
In the case of Ramlila Maidan versus Home Secretary, Union of India, Supreme Court held that right to sleep peacefully, right to sleep peacefully is again a fundamental right under Article 21. और अगर कोई पीसफुली तरीके से सोया है और बिना किसी रीजन के, if that person is disturbed, then that will violate his or her Article 21. It was very clear in the case of Ramlila Maidan versus Home Secretary, Union of India. Now another important thing is right to education. So in the case of Mohini Jain versus the state of Karnataka, the court held कि right to education is fundamental right. Right to education is fundamental right under Article 21. Then in the case of Unni Krishnan versus the state of AP, Andhra Pradesh also, the Supreme Court held that right to education is fundamental right under Article 21. But जो free education का concept है वो सिर्फ जो 14 years के एज तक ही स्टेट बाउंड है, उसके बाद एजुकेशन स्टेट के फिनेंशियल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. This was held in the case of Unni Krishnan versus the state of AP. But in this case also, the idea which was there in the case of Mohini Jain versus the state of Karnataka, कि right to education is a fundamental right, that was there in even in this case, Unni Krishnan versus the state of AP. Just the court said one another thing कि free education जो है वो compulsory है 14 years के एज तक, बट उसके बाद स्टेट के फिनेंशियल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. बट राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, दैट इज वेरी क्लियर. एंड ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं इस रिगार्ड में. नाउ नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एज यू नो कि मिनिमम वेजेस का एक कॉन्सेप्ट है, मिनिमम वेजेस देना होता है, और अगर मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा है तो इट विल क्लियरली वायलेट आर्टिकल 21. एंड दिस वाज हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस ऑफ वुमेन is part of Article 21 as held in the case of Suchita Srivastava versus Chandigarh administration. एंड राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस ऑफ वुमेन आर्टिकल 21 का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में बोला गया था. नाउ राइट टू कॉम्पनसेशन व्हेन योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड. सो व्हेन योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, देन यू हैव द राइट टू गेट कॉम्पनसेशन, एंड इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. बाकी जजमेंट में भी बोला गया है, लाइक रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. And there are other judgments also, सहेली केस है, other cases are also there, but खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बोला गया था कि राइट टू कॉम्पनसेशन, जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में. सो इफ योर फंडामेंटल राइट इज ब्रीच्ड, इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, देन यू हैव द राइट टू गेट कॉम्पनसेशन, एंड दैट right to get compensation is again part of Article 21 as held in this case. Now right to a speedy trial is also part of Article 21. It's also part of Article 21 as held in the case of Husainara Khatun versus the state of Bihar. Now a speedy trial is very important because अगर trial बहुत ज़्यादा prolong करता है तो that is very detrimental to the interest of both the accused and victim. So there are lot of detrimental things which can happen, and बहुत तरीके के problems आ सकते हैं, आते हैं accused के लाइफ में, even victim के लाइफ में अगर ट्रायल बहुत ज़्यादा prolong करता है तो that is why right to a speedy trial is considered part of Article 21, and it was held in the case of Husainara Khatun versus the state of Bihar कि speedy trial होना चाहिए, and speedy trial जो है वो part of है Article 21. तो Article 21 का ही component है speedy trial. Now right to free legal aid is another important right जो आर्टिकल 21 के अंदर हम लोगों को मिलता है. It was held in the case of M.H. Hoskote versus the state of Maharashtra. As we know that there are people who cannot like legal वो जो सर्विस है उसको नहीं कर सकते हैं because they are suffering from poverty, काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं, poverty है, और भी grounds हैं free legal aid के. तो ये M.H. Hoskote versus the state of Maharashtra में ये कहा गया था कि उनके पास राइट है फ्री लीगल एड का, एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन दिस केस दैट फ्री लीगल एड इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21.
फ्री लीगल एड किसको मिलेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू गेट दैट, व्हाट विल बी प्रोसीजर टू गेट दैट, ऑल दिस थिंग्स आर डिटेल्ड। इसके लिए लेजिस्लेशन है, एक एक्ट है जहाँ पे इसका काफी डिटेल्ड डिस्कशन है, बट यहाँ पे वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्री लीगल एड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। Now, right against illegal detention is another important right which is given under Article 21, as held in the case of D.K. Basu versus the state of West Bengal, where Supreme Court held very clearly कि illegal detention अगर होगा, illegal arresting होगा, तो वो Article 21 को violate करेगा। And इस केस में lot of guidelines were given for arrest। तो अरेस्ट के लिए कई सारे गाइडलाइंस दिए गए थे कि अरेस्ट करने के टाइम किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और कैसे उन रिक्वायरमेंट्स के बिना अगर अरेस्ट होता है तो वो अरेस्ट इलीगल हो जाएगा और इलीगल डिटेंशन विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट। नाउ राइट टू हेल्थ, इन द केस ऑफ परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि जो ये इंजर्ड हैं उनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट डॉक्टर्स की भी है और जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इंजर्ड हैं उनको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस देना है विदाउट डूइंग एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। सो व्हेन समवन इज सफरिंग इंजर्ड, then that person has to be given immediate medical attention without doing and asking for legal formalities. It was held in the case of Parmanand Katara versus Union of India. इसके अलावा एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, तो और भी बहुत तरह के राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 के अंदर फॉल करते हैं। तो ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो वी सॉ इन इस वीडियो के अंदर, बट वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि बाकी भी कई तरह के राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 के अंदर फॉल करते हैं। जैसे आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, like right to reputation. Now right to reputation is fundamental right under article 21. So similarly right to shelter, right to shelter is also fundamental right under article 21. Right to marriage of own choice is another important fundamental right under article 21. So right to have path, way when someone is residing in hilly areas, that is also part of article 21. So we have to be very clear in this regard that article 21 के जो ये rights we saw in this video are just like landmark judgment, बहुत जो important rights हैं, जो important cases हैं, but वो list exhaustive नहीं है कि सिर्फ उतने ही rights हैं। There are other rights also, like I told you, right to reputation, right to shelter, right to marriage, right to have way. So all these rights are also part of article 21. So I hope we understand this. So what we saw in this particular video that article 21 क्या बोलता है, कैसे ये citizens and non citizens दोनों के लिए है। Then we saw कि what is the difference between procedure established by law and due process of law, and this is very important concept article 21 के context में, and A.K. Gopalan versus the state of Madras and Menka Gandhi versus Union of India, how in the case of A.K. Gopalan versus the state of Madras the court held that procedure established by law will be sufficient, but that was overruled in the case of Maneka Gandhi versus Union of India, where the court was very clear that that procedure established by law must be just, fair and reasonable. And as I told you, that procedure which is established by law is just, fair and reasonable will amount to due process of law. Then we saw that what are the components of right to life. Right to life के अंदर क्या क्या चीजें include होंगी. There we saw that how dignified life, human dignity, dignified existence is part of article 21, right to livelihood is part of article 21. We saw that how smoking at public places is banned because it will be violative of article 21. We saw how handcuffing is violative of article 21 except in the cases where there are like immediate danger of escape. In those cases only you can do handcuffing, otherwise you can't, as held in the case of Prem Shankar versus Delhi administration. Then we saw that how right to clean environment is fundamental right under article 21, and all sort of pollutions like your noise pollution, water pollution, all these things will violate article 21. Then we saw that right to privacy is another important fundamental right, as held in the case of Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India. We saw how it was held in the case of PUCL versus Union of India that phone tapping will be violative of article 21.
We saw that right to sleep is fundamental right. Right to sleep peacefully is very important component of right to life, as held in the case of Ramlila Maidan versus Home Secretary Union of India. We saw that right to education is fundamental right, and we saw important judgments like Mohini Jain and Unni Krishnan. Then non-payment of minimum wages will again violate Article 21, as held in the case of PUDR versus Union of India. Right to reproductive choices is fundamental right, as held in the case of Suchita Srivastava. Right to compensation when fundamental right is violated. In this regard, Khatri versus the state of Bihar is important judgment. Rudal Shah case is important judgment. Saheli versus police commissioner is another important judgment. So these are few important judgments iske regard mein. Then right to a speedy trial is another important fundamental right. Right to free legal aid is part of Article 21. Right against illegal detention is part of Article 21. Right to health is part of Article 21. And in this I told you that how there are other rights also, like right to reputation and shelter. And so I hope you understand Article 21 में we always need to remember few things कि ये right citizens and non citizens दोनों को मिलता है. Then we need to remember कि क्या difference है procedure established by law and due process of law में. And then we need to understand कि कितने broad तरीके से life का interpretation किया गया है, कितना broad interpretation है, और ये कुछ important cases हैं और judgments हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है. तो अगर कोई कल को तुमसे पूछता है कि क्या right to privacy fundamental right है, तो you have to answer yes it is, because it is held in the case of Justice K.S. Puttaswamy under Article 21. right to clean environment fundamental right है या नहीं, ये है. और ये सबका core idea यही है कि जो human life है वो बहुत ग्लोरियस टर्म में, वो बहुत ब्रॉड और बहुत मीनिंगफुल और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है. वो मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है. इसीलिए वी सी कि लाइफ को कितने ब्रॉडली इंटरप्रेट किया गया है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बट इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी एंड वी कैन डिस्कस अबाउट दैट इफ यू हैव एनी डाउट. So with this we will end this video, and like जो बाकी fundamental rights हैं या बाकी articles हैं, बाकी topics हैं, that we will again see next videos में.